हेलो दोस्तों। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में से आज हम पांचवी पर्सनालिटी को पढ़ेंगे जिसका नाम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब। इसके बारे में इतना मैंने डिटेल में एमसीक्यूज एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए दिए हुए हैं जो अभी नेक्स्ट मंथ होगी उसके लिए कि आपको डिटेल में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। इसके बाद हम इस्लामिक स्टडी पढ़ेंगे इसी वीडियो में और इसके बाद हम जनरल साइंस पढ़ेंगे जो कि एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए वीडियो कंप्लीट आपके लिए जिसने देख लिया वो जरूर इंशाल्लाह 80 मार्क्स उठा लेगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। पाकिस्तान का सेंट्रल और डिसिसिव लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब, ठीक है, 1873 में पैदा हुआ, 1948 में इसकी वफात हुई। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिपीटेड इससे सवाल बहुत सारे आते रहते हैं, स्पेशली क्वेश्चंस अबाउट पॉलिटिकल करियर से आते हैं। कायद-ए-आज़म के 40 पॉइंट्स ये कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है, 40 पॉइंट्स का। और मुस्लिम लीग लीडरशिप कैसे मुसलमानों का लीडर बना और कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान मूवमेंट तक इसका क्या रोल रहा, स्पेशली सीएसएस में क्वेश्चन इससे रिटन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद जनाब के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आ सकते हैं। तो नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, व्हेन वाज द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बोर्न? 1876 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब पैदा हुए थे। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर वाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बोर्न? कराची में पैदा हुआ था, ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब? कायद-ए-आज़म का ओरिजिनल नेम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना इसका नाम था, ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द फादर ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब? पुंजा जिन्ना। पुंजा जिन्ना इसके फादर का नाम था क्योंकि इसने हिंदुओं से भी शादी की थी। इनका खानदान जो था ना हिंदुओं से मिलता है। तो 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हिच स्कूल डिड जिन्ना अटेंडेड इन कराची? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब ने कौन सा स्कूल में अपनी तालीम हासिल की थी? सिंध मदरसतुल उलमा इस्लाम ये स्कूल है, ठीक है, यहाँ से कायद-ए-आज़म ने अपनी तालीम हासिल की और ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में स्कूल्स नेम्स ये पूछे जाते हैं। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, जिन्ना सेंट टू लंदन फॉर हायर एजुकेशन इन, ये कब गए थे? ये 1892 में फॉरेन गए थे अपनी तालीम हासिल करने। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हिच प्रोफेशन डिड कायद-ए-आज़म अडॉप्टेड आफ्टर रिटर्निंग? लॉ बैरिस्टर। जब कायद-ए-आज़म बाहर गए बाहर मुल्क तो ये लंदन गए थे। लिन यूनिवर्सिटी का नाम था, वहां पर इसने लॉ डिग्री हासिल की थी, बैरिस्टर बने थे, ठीक है। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, जिन्ना ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी या मुस्लिम लीग, ये आप कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है, कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी 1906 में। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, कायद-ए-आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में, ये ठीक है, 1913 में मुस्लिम लीग, ये दो पार्टियां थी, पॉलिटिकल पार्टियां थी। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु परस्यूडेड जिन्नास टू ज्वाइन मुस्लिम लीग? किसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब को कहा कि ये पार्टी ज्वाइन करो मुसलमानों की हेल्प के लिए? नवाब मोहसिनुल मल्क ने इसने कायद-ए-आज़म को कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन करो। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हिच एग्रीमेंट डिड जिन्ना हेल्प टू क्रिएट 1916? ठीक है, तो कौन सा एग्रीमेंट था जिसने जिन्ना ने हेल्प की मुसलमानों की टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम? मुसलमानों और हिंदुओं को एक साथ इकट्ठा करने के लिए, मुसलमानों को साथ करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट जिन्ना ने साइन किया था? वो लखनऊ पैक्ट था। ये कंप्लीट जो 1916 में हुआ था, ये कंप्लीट लेक्चर मैंने दिया हुआ है पाकिस्तान की प्लेलिस्ट में, जाए पाकिस्तान हिस्ट्री की। तो ये किस तरह से कायद-ए-आज़म ने काम किया है सारे लेक्चर पढ़े हैं रिटन एग्जाम्स के लिए। तो 12 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट ऑफ लखनऊ पैक्ट? लखनऊ पैक्ट का इम्पोर्टेंट क्या रहा? सिर्फ ये आपको याद रखना है बस। इट ब्रॉट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसने हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी करा दी, आपस में मिला दिया, उनको साथ कर दिया। एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, और ये कबूल कराया कि मुसलमानों के लिए अलग इंतखाबात होगी, अलग इलेक्शन होगी, इस तरह था। मैंने ये डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है। 60 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाई डिड जिन्ना रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1920? 1920 में ऑल इंडिया कांग्रेस जो हिंदुओं की पार्टी थी
जो कि हिंदुओं के लिए काम कर रही थी, ये कायदे आजम ने क्यों छोड़ी? बिकॉज ही डिसएग्रीड विद गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, ये भी कंप्लीट मैंने लेक्चर दिया हुआ है, पाकिस्तान के प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका थंबनेल ब्लैक है और व्हाइट में लिखा हुआ है। तो एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स, ये सख्त हिंदुओं की तरफदारी कर रहे थे कांग्रेस वाले, कांग्रेस पार्टी, इसके लिए। तो 40 नंबर पे एमसीक्यू होता है, जिन्ना प्रेजेंटेड इज फेमस 40 पॉइंट्स इन 1929 को। ये भी कंप्लीट मैंने लेक्चर दिया हुआ है, ये अभी एमसीक्यू एमपीटी के लिए। तो ये जिन्ना ने इस वक्त पॉइंट दी थी अपनी। तो 50 नंबर पे एमसीक्यू होता है, द 40 पॉइंट्स वर रिप्लाई टू विच डॉक्यूमेंट्स। अब ये किस डॉक्यूमेंट्स का रिप्लाई था? क्योंकि वहां से अंग्रेज का कानून आता, यहाँ से हिंदुओं की बातें आती, यहाँ से मुसलमानों की। तो इस तरह से यहाँ से टक्कर हो गया था, एक किस्म की ऐसी सिचुएशन बन गई थी, समझे आप पॉइंट को। नेहरू रिपोर्ट के अपोजिट थी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट नेहरू ने दी थी 1928 में, तो कायदे आज़म ने उसका जवाब दिया था और उसमें बताया था मुसलमानों को ये चीजें चाहिए 40 पॉइंट्स में, तो हम मुसलमानों के लिए मुल्क बनाएंगे, मुसलमानों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस तरह से इनमें बात की गई थी। तो 16 नंबर पे एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ जिन्नास 40 पॉइंट्स। जिन्ना का जो 40 पॉइंट्स था, उसका मेन फोकस और मेन पर्पस क्या था? टू सेफगार्ड मुस्लिम्स पॉलिटिकल, कल्चर एंड रिलीजियस राइट्स विद इन द फेडरल सिस्टम। मतलब कि अभी हमारे पाकिस्तान में जो सिस्टम बना हुआ है हुकूमत का, गवर्नमेंट का, वो फेडरल सिस्टम है। वो उस वक्त कायदे-ए-आज़म बनाने की कोशिश कर रहा था और फेडरल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा था, और कह रहा था 40 पॉइंट्स में कहा इसने कि हमें मजहब के राइट्स चाहिए, हमें कल्चर अपना अपना खुद चाहिए, हमारे सियासी मुसलमान, हम अपनी सियासत खुद करेंगे, हमारा लीडर भी होगा, हमारा मुल्क होगा। इसी तरीके से आगे चल के ये बातें होती रही, ये रिफॉर्म्स आते गए, ये मूवमेंट आते गए, और आगे चलते चलते पाकिस्तान बना था। ये आपको याद रखनी है बातें, तो डिटेल में ही आप समझे, ये लेक्चर हो गया। 70 नंबर पर एमसीक्यू होता है, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिवाइव्ड अंडर द जिन्नास लीडरशिप। कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर रहनुमाई करके 1934 में इनका लीडर बन के मुसलमानों का 34 में ये काम किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करके 34 में, ठीक है, अच्छा लीडर बना मुसलमानों का। 80 नंबर पर एमसीक्यू आता है, जिन्ना रिटर्न परमानेंटली टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड इन 1934। अब जिन्ना यहाँ पर वापस आए और मुसलमानों की आकर मदद की। 90 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु इनवाइटेड जिन्ना टू रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग पार्टी थी, ठीक है, इसको रीऑर्गेनाइज मतलब कि इसको रीमैनेज करने के लिए अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म से बात की और कहा कि इनवाइट भी किया। ये फुल लेक्चर देख सकते हैं आप। अभी एमसीक्यूज है, ये आपको याद रखने हैं एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। तो 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द हिस्टोरिक सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट लाहौर वाज हेल्ड इन 1940 में। ये जो हुआ था लाहौर रेजोल्यूशन इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। 21 पर एमसीक्यू होता है, व्हाट वाज द पास्ड इन 1940 लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में क्या पास किया गया था? लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया था, लेटर नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये बन गया था। एमसीक्यू तो याद करना, 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान बन गया था। 12 नंबर पर एमसीक्यू होता है, हु मूव्ड द लाहौर रेजोल्यूशन? ए.के. फजल हक। मतलब के ए.के. फजल हक ने क्या किया था? इसको आगे लेके गया था, ठीक है, इसको मजीद स्ट्रांग बनाया और पाकिस्तान बन ही गया। 23 पर एमसीक्यू होता है, वेयर वाज द 1940 रेजोल्यूशन हेल्ड? मिंटो पार्क, नाउ इकबाल पार्क। ये एमसीक्यू आता है, मिंटो पार्क का ओल्ड नेम इकबाल पार्क था, और लाहौर रेजोल्यूशन को ये लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में हुई थी, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये हुआ था, ये मिंटो पार्क में हुआ था। और इकबाल पार्क जिसको कहा जाता है अभी, उस वक्त ये मिंटो पार्क था, अंग्रेज का नाम था मिंटो। तो 24 पर एमसीक्यू कहता है, व्हाट टाइटल वाज गिवन जिन्ना फॉर हिज लीडरशिप? तो कायदे आज़म को ग्रेट लीडर का टाइटल मिला है, ठीक है। 25 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु गेव द जिन्ना टाइटल? मौलाना मजहरुद्दीन ने जिन्ना को ये टाइटल दिया था कि ये ग्रेट लीडर है, ठीक है।
ये नाम, ये चीजें याद रखनी है, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आती है। 60 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हेन डिड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग अंडर जिन्नास लीडरशिप। अब देखो 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ और जिन्नास की लीडरशिप यहाँ से जाहिर होती है कि बाकायदा एक लीडर था। तो 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है। देखो 30 एमसीक्यूज हैं जिन्ना के। उसके बाद हजरत पांचवा पैगंबर था, अंबिया था, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे बाद। तो वो था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जिसका ऊँट का वो जो मौजूदा मशहूर है, पार से ऊँट नहीं निकल आई, उसी को आज पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद व्हाट वाज द जिन्नास फर्स्ट ऑफिशियल पोजीशन इन पाकिस्तान, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो ऑफिशियल पोजीशन जिन्ना को मिली, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है। और 28 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हेन डिड जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में ये इसकी वफात हो गई, ये लिखा हुआ है, डाइड। 29 वेयर डिड अल्लामा इकबाल ब्यूरेड, अल्लामा इकबाल को और कायद मोहम्मद अली जिन्ना को कहाँ दफनाया गया? कराची में मज़ार कायद कायद आज़म की जो मज़ार है कराची में, आपने देखी होगी वाइट। तो 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? कायद आज़म ही लेड द पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों के लिए अलग स्ट्रगल की, सियासी तौर पर अलग उनको वतन दिलाने के लिए, मुसलमानों के लिए सब कंटिनेंट में। बिकम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और कायद आज़म को बिकम द पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि इसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, इसके लिए फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं इस्लामिक स्टडी की तरह, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का पांचवा पैगंबर है अंबिया। इसका हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नाम था और इसकी ऊँटनी की कहानी मशहूर है। ठीक है। तो सीएसएमपीटी नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वाज सेंट विच कौम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम किस कौम की तरफ भेजा गया था? कौम थमूद। कौम थमूद की तरफ ये भेजा गया था। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर डिड थमूद लिव। ये कौम जो जिसके पास हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आया था, ये कहां पर थी? ये मदीना और तबूक के बीच में रहती थी। ठीक है। यहाँ पर इनका इलाका था। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बिलोंग टू विच लाइनेज। ये किस रसूल से, अंबिया से ताल्लुक रखते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ही ये ताल्लुक रखते हैं, उनके ही खानदान का था। आगे चलते हैं। 4th नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट सिन डिड हजरत थमूद कमिट। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी जो वो कौन सा गुनाह करती थी? शिरक करती थी और एरोगेंस, ये तकब्बुर और शिरक करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको गर्क किया। 5 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट वर द थॉमस पीपल प्राउड ऑफ। ये किस चीज पर फख्र करते थे? कार्विंग हाउसेस इनसाइड माउंटेन, ये पहाड़ों पर घर बनाते थे बड़े बड़े लकड़ियों से, उन पर ये अपने आप को खुदा मानते थे, अपने आप को एरोगेंस तकब्बुर शिरक में रहते थे। ठीक है। पेड़ों की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, सुपरस्टिशियस चीज कोई भी देख ली उसकी इबादत करते थे। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द मेन मैसेज ऑफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम, अपने लोगों, उस वक्त के इंसानों की तरफ क्या पैगाम लेके आए? अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया तौहीद वने सफला। तो ये रसूल कहते थे लोगों को कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तौहीद वने सफला। ठीक है। अल्लाह एक है, इबादत के लायक। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट मिरेकल्स डिड पीपल डिमांड फ्रॉम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। तो कैमल फ्रॉम रॉक। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ये वाकया मशहूर है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को काफर ने कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है तो यहाँ इस पहाड़ी से ऊँटनी निकालो। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये मिरेकल दिखाया, मौजज़ा दिखाया, पहाड़ी से ऊँटनी निकाल आई। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिरेकुलस कैमल। इसका नाम क्या मेंशन होता है कुरान में, हदीस में, और इसका मिरेकल का, इस मौजज़े का क्या नाम है? वो नाम है नकतुल्लाह, द शी कैमल ऑफ अल्लाह। ये मादा थी कैमल जो कि अल्लाह ताला की तरफ से पहाड़ी से भेजी गई।
इसका नाम ये लिखा हुआ है नकतुल्लाह। आगे चलते हैं। 9th नंबर पे एमसीक्यू आता है व्हाट कमांड डिड अल्लाह गिव रिगार्डिंग नकतुल्लाह। नकतुल्लाह के लिए अल्लाह ताला ने कौन सा हुक्म किया? लेट इट ड्रिंक वाटर डू नॉट हार्म इट। अल्लाह ताला ने ये हुक्म किया कि इसको पानी पिलाओ और इसको नुकसान ना पहुंचाना। तो 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हाट डिड ब्रॉट अल्लाह's पनिशमेंट अपॉन द तमूद। इस कौम पर अल्लाह ताला का कौन सा अजाब नाज़िल हुआ था? इन अंबियाओं के टाइटल और इनके ये जो नाम है कि ये रसूल किस कौम के पास आए थे और उनको क्या समझाया था और उनको क्या सजा मिली थी। किसके? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास फ्लड आई थी, पूरी दुनिया में समंदर पानी था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान आया, आंधी आई, खुशकी हो गई दुनिया में। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थमूद पर कौन सी ऐसी आफत आई? ये लिखा हुआ है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पनिशमेंट किसके लिए मिली थी? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को क्यों अल्लाह ताला ने सजा दी, पनिशमेंट दी, उनके ऊपर क्यों अजाब आया? तो ये लिखा हुआ है ऑल ऑफ अबव। उसने किलिंग नतकुल्लाह को मार डाला, उठनी को। दूसरी, अल्लाह के मैसेज को इनकार किया, अल्लाह ताला की इबादत जो कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनको समझाते। वॉकिंग द प्रॉफिट, ये ऑल राइट से, ठीक है। ऐसे एमपीक्यूज एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में फेल कर देते हैं आप तो लोगों को, स्पेशली किलिंग नतकुल्लाह। नकतुल्लाह ये उठनी का नाम था, ठीक है। 11th नंबर पर एमसीक्यू कहता है हु किल द शी कैमल ऑफ अल्लाह नकतुल्लाह। इसको किसने मारा था? करदर इब्ने सलीफ, ठीक है, इसने उठनी को मार डाला। 12th नंबर पर एमसीक्यू कहता है व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट स्ट्रक द पीपल ऑफ थमूद। थमूद ये जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी जिसके पास ये आया था अल्लाह का पैगंबर लेकर, इसके ऊपर कौन सा अजाब आया? ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में अजाब और टाइटल इनके पूछे जाते हैं रसूलों के, ठीक है। और उनकी कौम पर जो अजाब आया, अर्थक्वेक ज़लज़ला आया था बहुत तेज, थंडर ब्लास्ट, और ये जो होती है थंडर, आसमान पर जो बिजली कड़कती है, वो गिराई इनके ऊपर। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है हाउ मेनी डेज वार्निंग डिड रिसीव बिफोर द पनिशमेंट। कि कितने दिन तक ये अजाब था, कितनी वार्निंग दी अल्लाह ताला ने, उसके बाद इनको गर्क किया। 3 दिन तक ये चला। फेसेस टर्न येलो, रेड एंड ब्लैक। 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है हाउ मेनी पीपल डिड सेव विद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कितने लोगों को बचा लिया? अ फ्यू बिलीवर्स, कुछ ही लोग थे, बहुत ही थोड़े लोग थे जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को माना और अल्लाह ताला की इबादत करते थे, अल्लाह को एक मानते थे, तो वो ही बच पाए इस अजाब से। 50 नंबर पे एमसीक्यू कहता है इन विच सूरह इज हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मेंशन्ड द मोस्ट। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा किस सूरत में मेंशन किया गया है? ऑल ऑफ देम, सूरह अराफ, सूरह शोरा, सूरह अल कमर, ऑल, इन सब में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ये जिक्र मौजूद है, ठीक है। 16 नंबर पर एमसीक्यू आता है वेयर डिड पनिशमेंट ऑफ थमूद ऑकर्ड। जो ये इनको अज़ाब मिला था ये हिजर मैदान सालिया में मिला था। ये मदीना है और ये तबूक है, ये सऊदी अरबिया में क्या है, शहर है। तबूक और मदीना, इनके बीच में ये शहर था, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का इलाका था जहाँ पर ये अज़ाब आया था। आगे चलते हैं। 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है हाउ मेनी टाइम्स इन द नेम ऑफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मेंशन कुरान। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में कितना दफा मेंशन किया गया है, कितना जिक्र है, कितनी बार? 10th टाइम, 10 बार कुरान में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। 80 नंबर पर एमसीक्यू कहता है व्हाट मटेरियल डिड हज़रत थॉमस यूज्ड टू बिल्ड देयर हाउसेस। ये स्टोन, पत्थरों से अपने घर बनाते थे, ठीक है, और उन पे अपना ये तकब्बुर करते थे। 18 नंबर पर 90 नंबर पर एमसीक्यू कहता है वेयर डिड हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ब्यूरिड। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कहाँ दफनाया गया? नियर मदाइन सालिया, जो मैंने इलाका बताया वहीं पर ही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम एट द टाइम ऑफ अराउंड। ये हज़रत 250 साल इसकी जिंदगी थी, ठीक है। और आप कमेंट में बताएं इसके 250 साल इसने जिंदगी गुजारी थी, या इससे ज्यादा या कम, ये कमेंट में बताएं।
लास्ट 10 एमसीक्यूज जनरल साइंस के और साउंड और वेव के बारे में। सेट 4 है फिजिकल साइंस का, इसके ऊपर बायोलॉजिकल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए, और सिलेबस में भी ये टॉपिक इस तरह से लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, खोल कर ओपन करो सिलेबस को। ठीक है, तो नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? साउंड चीज क्या है? ए, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। ये साउंड की है, ठीक है, ये एमसीक्यू से याद कर लो, ये साउंड को इस तरह से हम बोल सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है, आसान करके स्क्रीन स्टॉप करके एक एक चीज को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इजी करके देखिए। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, साउंड नीड्स अ ट्रेवल। साउंड को मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। मैंने ये पहले आपको बताया था मीडियम क्या होता है। आगे चलते हैं, पहले वाला लेक्चर आपने देखे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हिच टाइप ऑफ द वेव्स इज साउंड? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये आप समझ लें, और ये इसके नीचे वजाहत लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़कर समझ जाएंगे ये चीज क्या है, तो इसका ये आंसर राइट है। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मेरे पहले वाले लेक्चर जिसने देखे हैं तो एस आई यूनिट को मैंने डिटेल में सही तरीके से डिस्कस आपको समझाया था, ये चीज होती क्या है, किस तरह से बनती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी यूनिट ऑफ एस आई क्या है? तो ये ए राइट है, और ए क्या था? हर्ट्ज। हर्ट्ज आपको ये पता होगा, एच जेड, ठीक है, ये राइट है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है, ठीक है, पढ़ ले। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, रोमन उर्दू में मैंने लिखी हुई है, ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिखी क्योंकि स्टूडेंट को ये चीजें समझ नहीं आती। मैंने समझ कर देख कर इंग्लिश में 2 बार ट्रांसलेट किया, उर्दू में ट्रांसलेट किया, फिर समझा, फिर लिखा। पढ़ेंगे आपको जल्दी में आ जाएगा। आगे चलते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली। हवा में साउंड की स्पीड कितनी है ये पूछा गया है, वो है 340 माइल पर सेकंड। ठीक है, इतनी स्पीड है ये हवा में। स्पीड हवा में 40 मीटर पर सेकंड होती है, आवाज हवा में 340 मीटर पर सेकंड की तकरीबन चलती है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है। 6 नंबर पर एमसीक्यू होता है, साउंड ट्रेवल फास्ट इन। साउंड जो है वो ट्रेवल फास्ट किस चीज में करता है? वो सॉलिड कोई भी चीज होती है, मजबूत सॉलिड, जैसे कि स्टील है, तो उससे साउंड तेजी से ट्रेवल करता है, क्योंकि वाइब्रेट, अगर आप लोहे पर कोई चीज मारेंगे तो वाइब्रेट होगी बहुत तेजी से, तो वो उसी से ही कोई भी मजबूत चीज है तो उससे साउंड तेजी से ट्रांसफर होता है। तो 7th नंबर पे क्या था, नहीं तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है रोमन इंग्लिश में, देखो। पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। साउंड की जो पिच होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही तेज साउंड ट्रेवल करता रहेगा। पिच फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच, ठीक है। तेज आवाज जैसे छोटी बच्ची की में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। देखो ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, 10th नंबर पर एमसीक्यू होता है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। ये एम्पलीट्यूड, ये आपको जो इको साउंड होता है जिसपे सिंगर सॉन्ग गाते हैं, ये जो भी डीजे का सामान होता है सिंगर का, उन चीजें के बारे में बात की। यहाँ से साउंड लाउडनेस बन जाता है, डिपेंड होता है, तेज हो जाता है, ठीक है। ये बुलंद आवाज करने के लिए हम एम्पलीफायर यूज करते हैं, वो एम्पलीफायर मिलता भी है। 9th नंबर पर हमसे कहता है, ये यूनिट ऑफ लाउडनेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल। डेसिबल डेसिबल डीबी। ये एमसीक्यू है, ये पूछे जाते हैं, हम क्या करें, हमको तो पढ़ाना है, हमको बताना है, ये साउंड के आवाज के लिखे हुए। लास्ट एमसीक्यू है, ठीक है। तो ये 10 नंबर पर आता है, विच ऑर्गन हेल्प ह्यूमन हियर साउंड। कौन सा इंसान का ऑर्गन है जिसे हमको सुनाई देता है? वो ईयर है। सी राइट है, तो ये ईयर, ठीक है। तो ऑर्गन है ये इंसान का जिसे हम सुनते हैं, ये लिखा हुआ है। बाकी एक्सप्लेनेशन। तो ये था आज का लेक्चर, आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।